बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। अम्मी ने फेरी वाले से मुर्गी के 12 चूजे खरीदे। एक तो वो थे ही इतने खूबसूरत कि इनका दिल इन्हें खरीदने को ललचा गया, और फिर शायद वो ये भी सोचती होंगी कि इधर उधर सहन में फिरकर इनमें से एक दो भी जवान हो गए तो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। वो चूजे सारा दिन सहन में फिरते रहते। इनके लिए ना तो खुराक का कोई अलीदा इंतजाम किया जाता था और ना ही इनकी हिफाजत का कुछ तरद्दुद करना पड़ता था। खाना खाते हुए जो रोटी के चंद टुकड़े बचे रहते वो उनके वास्ते जमीन पर गिरा दिए जाते और वो इन्हें ही तोड़ तोड़ कर खाते रहते। बस शाम होने पर इन्हें सहन के कोने में एक टोकरे के नीचे बंद कर दिया जाता ताकि बिल्ली से बचाया जा सके। एक दिन काम करते हुए हमारी सीमी बाजी जो मुड़ी तो इनकी ठोकर एक चूजे को लग गई, तो न जाने कब इनके पीछे आन खड़ा हुआ था। चूजा तो था ही इतना कमजोर और छोटा सा, इसकी तो सारी टांग ही मुड़ गई। सीमी बाजी चूंकि दिल में खुद को मुजरिम समझ रही थी, इसलिए इन्होंने इस चूजे की देखभाल में कोई कसर उठा न रखी। इन्होंने बारीक कपड़े में हल्दी लगाकर इसकी टांग बांध दी। खैर वो टांग ठीक तो क्या होती, अलबत्ता चंद दिनों में वो लंगड़ा कर चढ़ने के काबिल हो गई। इन कुछ दिनों में सीमी बाजी ने इसका ख्याल क्या रखा कि इसे तो अब गोया इनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। सुबह टोकरा उठाए जाने वो सीधा सीमी बाजी के पास आ जाता और दिन भर इनके पीछे चलता रहता। बाजी शुरू में तो बहुत झंझलाई, बहुत बार इसे धुतकार भी दिया, कमरे से निकाल भी दिया, लेकिन वो हमेशा इस कमरे से निकाल दिया जाता था, फिर भी इस कमरे की चौखट से लगकर खड़ा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता इसने रात को भी टोकरे के नीचे जाने से बचना शुरू कर दिया। शाम के आसार होते ही वो सीमी बाजी के बिस्तर में घुस जाता। पहले पहल तो बड़ी ढंडिया पड़ती कि चूजे को किस तरह पकड़कर टोकरे के नीचे बंद किया जाए, मगर फिर बाजी आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने पास ही सुलाने लगी। अम्मी और दादी बहुत समझाती कि भला कोई चूजों को भी बिस्तर में सुलाता है, मगर फिर लंगड़े चूजे को घर में फुदकते देखकर चुप हो जाती। दिन गुजरते गए, चूजे कम होते रहे। कभी किसी को चील उठाकर ले गई और कभी बिल्ली का हमला हो गया, और जब सफेद पड़ों वाला चूजा बीमारी के नतीजे में मारा गया तो घर में इस लंगड़े चूजे के सिवा कोई न बचा। वो भी गालिबन इसी वजह से बचा रह गया कि सारा वक्त तो वो सीमी बाजी के साथ ही होता था। बाजी को भी अब इसकी गोया आदत सी हो गई थी। वो बिस्तर से उठते हुए सहन में मुड़ते हुए हमेशा कदम ऐसे उठाती जैसे कहीं नीचे चूजा ना आ रहा हो। इनकी एहतियात पर लगता था जैसे वो जमीन पर बड़ी मजबूरी से ही कदम रखती थी, वगरना इनके बस में होता तो वो हवा में ही तैरती फिरती। वो चूजा देखने में बहुत खूबसूरत लगता था, पर जब वो उछल उछल कर एक टांग पर चलता तो हर देखने वाले चेहरे पर बदमजगी दौड़ जाती। बाजी अब इसे बहुत प्यार करने लग गई थी। वो सोता तो था ही इनके साथ, अब खाना भी इनके साथ ही खाने लगा था। और जिस दिन अम्मी ने सीमी बाजी को सर झुकाए इससे बातें करते सुना तो वो घबरा गई। अगर किसी और ने देख लिया तो सीमी बाजी के लिए कोई ढंग का रिश्ता तो आने से रहा। वैसे भी इनकी उम्र थी कि बढ़ती चली जा रही थी। तो इस दोपहर जब सीमी बाजी सो रही थी, इन्होंने चूजा निकालकर मोहल्ले के एक लड़के को दिया और कहा कि कहीं बहुत दूर छोड़ आए। शाम को बाजी सोकर उठी और उन्होंने चूजे को ना पाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मी ने बहुत बार दबे दबे लहजे में इन्हें समझाया कि वो अपना तमाशा ना बनाए, पर बाजी के अंदर तो जैसे कोई जिन आ गया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाती और इसे खोलकर बाहर निकलने को मचलती। साथ ही मैं और वो ऊंची ऊंची आवाज में घर वालों को कोसती भी रहती थी। वो अम्मी ने बड़ी मुश्किल से इन्हें कमरे में बिठाया। थोड़ी देर में मोहल्ले की कितनी ही औरतें इकट्ठी हो गईं। शायद आवाजों से इन्हें लगा कि कोई मौत हो गई हो। यहाँ आकर जो माजरा सुना तो सब ने दांतों में उंगलियां दबा ली। भला शरीफ घरानों की जवान लड़कियां ऐसी हरकतें भी करती हैं। अगली सुबह बाजी उठी तो इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। साफ लगता था कि वो रात भर सोई नहीं होंगी।
अम्मी ने नाश्ते को कहा तो इन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अभी शायद अम्मी ने कुछ कहती, पर ऐसे में दादी की आवाज सुनाई दी, लो देखो तो कौन आया है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई जहां वो लंगड़ा चूजा खड़ा था। सीमी बाजी ने झट से इसे उठा लिया और अपने कमरे में घुस गई। बड़ी देर तक कमरे से इनकी सिसकियों की आवाजें आती रही। मोहल्ले के लड़के ने बाद में 1000 कस्में खाई कि वो इसे बहुत दूर छोड़कर आया है, मगर अम्मी को यकीन ना आया। कुत्ते बिल्लियों का सुना था, पर ये मोए मुर्ग कहां से वापस आने लगे। फिर तो ये भी इतना पिद्दा सा, जरूर तो इसे साथ वाली गली में छोड़ आया होगा। मैंने इस लड़के को खूब सुनाई अम्मी ने। चूजा बाजी के ऊपर और भी करीब रहने लगा था, जैसे डरता हो कि जरा दूर हुआ तो इसे अलहदा कर दिया जाएगा। वो बस बाजी के करीब घूमता रहता और वो जो सोने को लेटती तो वो झट से बिस्तर में दुबक जाता। मुझे चूजों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे जैसे यकीन सा था कि जानवर हमेशा जागते रहते हैं, मगर वो चूजा बहरहाल बाजी के बराबर सोता और हत्ता कि वो दोपहर में भी केलोला करता नजर आता था। वक्त गुजरता रहा, चूजा अब एक नौजवान मुर्ग बन गया। बाजी की उम्र भी बढ़ गई थी। जैसे ही अम्मी बहुत फिक्रमंद रहने लगी थी, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी, वो थोड़े बहुत रिश्ते जो पहले कभी आ भी जाते थे अब मफकूद होते जा रहे थे। अम्मी अक्सर सहन में हमसाया औरतों के साथ खुसर फुसर में मसरूफ नजर आती। ऐसे में जो बाजी उनके करीब आती तो सब खामोश हो जाते। बहरहाल वो लाख सरगोशियां करती, पर घर में हम सब जान गए थे कि अम्मी अब सीमी बाजी को किसी रंडवे से ब्याहने के चक्कर में थी। कोई शुजा साहब थे जो करीबी बाजार में आर्ट की दुकान रखते थे। मैं एक दिन स्कूल के बाद इनकी दुकान के करीब से गुजरा। मुझे तो इनमें से कोई ऐसी बात नजर ना आई कि इतने खूबसूरत सीमी बाजी को इनसे ब्याह दिया जाए। वो बिल्कुल अब्बा की उम्र के दिखते थे और पान खाते हुए ग्राहकों को निपटा रहे थे। फिर एक दिन वो घर में आ धमके। वो बड़ी बेतकल्लुफी से सोफे पर बैठे थे और हर सिमत नजरें घुमा रहे थे। अम्मी और चंद हमसाए की औरतें इनके सामने बिछी जा रही थी। हाँ, अलबत्ता अब्बा जरा लाताल्लुक से दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बाजी चाय की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई तो उनके पीछे लंगड़ाता हुआ चूजा भी कमरे में आ गया। चूजे को देखकर शुजा साहब की वो हंसी छूटी कि इनकी मूछें ऊपर कानों तक उठ गई। अम्मी खिसियाकर बोली, ये सीमी से बड़ा मानूस है। शुजा साहब के निकलते ही घर में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। बाजी ने फर्दन फर्दन हर एक की मिन्नतें डाली कि इनका गला घोंट दें, पर इस आदमी के साथ न भेजें। पर इस दिन सबके दिल पत्थर हो गए थे। एक गरीब आदमी अपने से जुड़े लोगों को बड़ी महदूद खुशियां दे सकता है, इससे ज्यादा इसका बस नहीं चलता। बाजी आखिर में मेरे करीब भी आई। मेरा बहुत जी चाहा कि फौरन बड़ा हो जाऊं और बाजी को कहीं दूर ले जाऊं, मगर मैंने भी सर झुका लिया। बाजी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते कमरे से निकल गई और इनके पीछे वो चूसा लंगड़ाता हुआ जाता था। अब घर में बाजी की शादी का ढंढोरा पिटने लगा। बाजी शुरू के कुछ दिन तो रोई, पर फिर सब्र करके बैठ गई। जिस दिन उनकी रुखसती थी, इस दिन सुबह से ही चूजा बड़ा बेचैन सा था। शायद लोग सही कहते हैं कि जानवरों को आने वाली आफात का अंदाजा हो जाता है। वो एक आम सी शादी थी, कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। बस निकाह के वक्त मौलवी साहब दुल्हन से कबूलियत का सवाल करने को आए तो इनका पांव चूजे से टकरा गया और उन्होंने ऊंची आवाज में ला हौला वला कुव्वता पढ़ा। हम बच्चे हंस पड़े। बाजी अलबत्ता घूंघट के पीछे खामोश बैठी रही। इन्होंने मौलवी साहब के सवालों पर हाँ तक नहीं कही। फिर रुखसती का मंजर आया और भोंडे तरीके से सजी कार पर बाजी को बिठा दिया गया। चूजा अब थोड़ा मुतमईन था। शायद इसे लगता था कि बाजी कहीं बाजार वगैरह जा रही है, क्योंकि यही वो वक्त होता था जब वो बाजी से जुदा होता था। पर इस जुदाई के सिवा इसके पास चारा भी कहाँ था। वो घर से कभी निकलता नहीं था। शायद इसे लगता होगा कि जैसे बाहर मौजूद 2 टांगों वाले मुर्ग इसे देखकर हंसते होंगे कि भला क्यों वो इनकी तरह मतानत से नहीं चल पाता था। घर में बहरहाल कोई ऐसा नहीं था जो इसका मजाक उड़ाता, इसलिए वो हमेशा यही रहता। तो तमाम रात वो बाजी का इंतजार करता रहा और सुबह मैंने इसे हाथ धोने वाली वॉश बेसिन के नीचे बैठे देखा। पता नहीं वो कैसी रात थी जिसमें इसने अपनी सही जगह पहचान ली थी।
इस दिन के बाद वो कभी किसी कमरे में नहीं दाखिल हुआ, बस वहीं सेहन में घूमता रहता। पता नहीं क्यों मुझे लगता था जैसे वो बड़ी कोशिश से अपने आप को घर के एक फर्द से पालतू परिंदे में ढालने की कोशिश कर रहा था। सीमी बाजी बहुत दिन नहीं आई। अम्मी और खाला कुछ दिन हुए उन्हें मिलकर आई थी और बताती थी कि वो बहुत खुश हैं, पर मुझे इनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता था। फिर पता चला कि वो शुजा साहब के साथ मरी चली गई हैं और हफ्ते 10 दिन को लौटने पर वापस घर भी आएंगी। एक रात दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर निकला तो चूजा पहले ही दरवाजे के सामने पहुंच चुका था और बड़ी बेताबी से इसके खुलने का इंतजार कर रहा था। वैसा तो कभी नहीं करता था, पर पता नहीं आज क्या था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेकअप और चमकीले कपड़ों में खड़ी सीमी बाजी को पहचान ही ना पाया, मगर फिर शुजा साहब पर नजर पड़ी तो मैंने रास्ता छोड़ दिया। बाजी ने फौरन मुझे अपने सीने से लिपटाकर खूब प्यार किया और शुजा साहब को लिए अंदर बढ़ गई। ऐसे में मेरी नजर इस चूजे पर पड़ी जिसकी तरफ बाजी ने देखा तक नहीं थी। वो वहीं दरवाजे के सामने खड़ा था, बिल्कुल साकित। जैसे इसने हल्की सी जंबिश भी की तो इसका पूरा जिस्म बड़बड़ाकर जमीन पर गिर जाएगा, और वो वहीं खड़ा रहा और बाजी से करीब से गुजरती अंदर चली गई। घर के सब लोग शुजा साहब की मदारात को जुट गए। ऐसे में मैंने किचन में अम्मी और सीमी बाजी को खुसर फुसर करते देखा। अम्मी ने कह रही थी कि तुम बता तो देती कि शुजा को भी ला रही हो, अब वो पहली बार घर में आया है और यहाँ कुछ है ही नहीं। बाजी अलबत्ता इन्हें ही बुरा भला कह रही थी कि आपको घर में कुछ तो रखना चाहिए था, और फ्रीजर खोल कर देख रही थी कि क्या किया जाए। मैं वहां से हट गया। पता नहीं क्यों इस दिन मेरे दिल बहुत उदासी मेरे अंदर उतर आई थी। थोड़ी देर में मैंने सीमी बाजी को देखा जो किचन से बाहर आई और अब की बार वो अंदर जाने की बजाय दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जहां वो मुर्ख अब भी साकत खड़ा था। इन्होंने दोनों हाथों से इसे उठाया, पर ये अजीब हाथ थे। इनमें गुजरे वक्त की मोहब्बत का साया तक न पड़ता था। बाजी से उठाते हुए मेरे करीब आई और बेगानगी से इसे मेरे हाथ में देकर बोली, इसे चौकीदार चचा के घर ले जाओ और बोलो कि ज़िबा करके जरा गोश्त बना दे, हमारे घर मेहमान आए हैं। मैं होंक सा बड़ा इन्हें तकता देखता रहा, मगर वो बड़ी ही बेमुरव्वती से मुड़ी और अंदर चली गई। अम्मी अलबत्ता किचन के दरवाजे पर खड़ी उदास खड़ी थी और गाहे बगाहे दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए जाती थी।